गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं रितेश कुमार आर्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पत्र जिसका नाम है समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इसमें हम लोग पिछले क्लास पढ़ चुके थे समाजशास्त्र का अर्थ विज्ञान का अर्थ और विशेषता। आज हम लोग पढ़ाएंगे विज्ञान की प्रकृति, है ना। तो इस विषय में हम लोग आज देखेंगे, है ना, कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति क्या है। ठीक है, साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि बहुत सारे समाजशास्त्री जो थे उन्होंने ये माना कि समाजशास्त्र वाकई में विज्ञान है, और कुछ समाजशास्त्री ऐसे थे जिन्होंने बताया कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है ना। तो जो समाजशास्त्री मानते थे कि वाकई में समाजशास्त्र जो है वह विज्ञान है, तो उन्हीं कुछ पॉइंटों को आज हम लोग इस वैज्ञानिक प्रकृति में देखेंगे कि आखिर किस आधार को लेकर उन समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना है। ठीक है, आखिर जैसे हम लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र के जो जनक हैं अगस्त कॉम्ट महोदय, उन्होंने और क्या क्या इसमें इंक्लूड किए, क्या क्या इसमें जोड़े हैं कि इस विषय को विज्ञान के रूप में प्रदर्शित किए हुए हैं। ठीक है, तो आज के हम लोग जो टॉपिक है समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला जो है उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है ना। जो मानते थे कि समाजशास्त्र जो है वह विज्ञान है ना, तो उन्होंने पहला जो था कारण बताया कि समाजशास्त्र जो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में अनेक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भी ऐसे ही पद्धतियों का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अर्थात जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में अनेक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता जा रहा है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में देखे कि विज्ञान कोई विषय नहीं है, बल्कि विज्ञान एक पद्धति है। इस पद्धति को पालन करते हुए यदि कोई विषय का अध्ययन किया जाता है तो वह विज्ञान कहलाता है ना। अर्थात विज्ञान के जो सिस्टम है, जो पद्धति है, वो पालन करने वाला विषय विज्ञान कहलाएगा, ना कि उसके विषय वस्तु को हम लोग विज्ञान कहते हैं। नहीं, विज्ञान जो है उसकी पद्धति है, और यदि उस पद्धति के अनुसार वह पालन करता हुआ आगे बढ़ता है तो वह विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भी ऐसे पद्धतियों का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है ना। जो समाजशास्त्र है, इस समाजशास्त्र में भी जो है वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है ना। जिस तरह से भौतिक विज्ञान में विज्ञान का पद्धति का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र में भी जो है आपका वैज्ञानिक पद्धति बढ़ रहा है ना, जो पूर्णतः वैज्ञानिक है। ठीक है, जब आपका समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति बढ़ रहा है तो 100% है कि यह विज्ञान के रूप में है, विज्ञान है ना। इसके अलावा हम देखें तो विज्ञान में हम तुलनात्मक पद्धति देखते हैं, रचनात्मक प्रयोगात्मक पद्धति होती है, सांख्यिक पद्धति होती है, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति होता है ना, सर्वेक्षण पद्धति तथा मनोवृत्तियों की माप करने वाले विभिन्न पैमाने समाजशास्त्र के विज्ञान की पद्धति के रूप में प्रमुख उदाहरण है ना। अर्थात हम विज्ञान में क्या करते हैं, तुलना करते हैं, है ना। यदि हम प्रयोगशाला में जाते हैं तो एक तुलना करते हैं, एक स्केल पे रख कर कि ये
जो ये केमिकल है वह इस स्केल पे अपनी मात्रा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। यदि वो पद्धति को पालन करता है, उसकी तुलना में आता है, तो वह वैज्ञानिक पद्धति को पालन करता है ना। और दूसरा जो है आपका संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति, है ना, अर्थात यदि वह संरचना के अनुसार वह कार्य करता है, ठीक है, तो वह आपका वैज्ञानिक पद्धति है। सांख्यिकी पद्धति है, यह भी आपका वैज्ञानिक के आधार ही है, ठीक है। क्योंकि सांख्यिकी में हम देखें तो गणित जो है क्या है, एक विज्ञान शब्द है, विज्ञान विषय है ना। तो हम लोग जब गणित को पढ़ सकते हैं, है ना, सांख्यिकी के रूप में, तो हम समाजशास्त्र में भी सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, है ना। जब जनगणना होती है तो जनगणना लोगों का ही होता है, समाज के होता है, तो वहाँ पे हम लोग सांख्यिकी आधार का ही उपयोग करते हैं और जनगणना करते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत जीवन, ठीक है, व्यक्तिगत जीवन का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। और अध्ययन, है ना, अर्थात केस स्टडीज करते हैं। तो वो जो केस स्टडी है वो भी आपका एक वैज्ञानिक पद्धति है और उस पद्धति में हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। सर्वेक्षण पद्धति, ठीक है, जो सर्वे होता है, वो सर्वे जो होता है वह भी आपका क्या है, एक वैज्ञानिक पद्धति है ना। और मनोवृत्तियों की माप करने वाले विभिन्न पैमाने समाजशास्त्र की विज्ञान पद्धति के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। इस पद्धति के द्वारा आज सभी मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना संभव हो गया है, ठीक है। ये जो पद्धति है, इस पद्धति में जो है आपका मूर्त और अमूर्त तथा सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना संभव हो पाया है, ठीक है। मूर्त मतलब जो दिखता है उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना, जो और अमूर्त, ठीक है, जो नहीं दिखता है उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो दोनों आधार पे हम समाजशास्त्र में अध्ययन कर सकते हैं। दुर्कहेम जो थे उन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र को इस कारण एक विज्ञान मानना उचित है कि यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, ठीक है। और समाजशास्त्र की प्रकृति निश्चय ही वैज्ञानिक बन जाती है, ठीक है। अर्थात यदि हम देखें तो जो वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है, जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका पालन पूरी तरह से यह समाजशास्त्र करता है। जो विज्ञान का प्रकृति है उस प्रकृति को समाजशास्त्र भली भांति पालन करता है। और पालन करने की वजह से जो है दुर्कहेम महोदय ने कहा कि जो समाजशास्त्र है वह एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि विज्ञान की पद्धति का यह पालन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तथ्यों का तटस्थ अवलोकन, ठीक है। सामाजिक तथ्यों का उनके यथार्थ रूप में अवलोकन किया जाता है। जो समाज शास्त्र के जो तथ्य हैं, ठीक है, और जो समाज की प्रविधि है, जो तकनीक है, वह अवलोकन भी है। और अवलोकन एक जो प्रविधि है वह वैज्ञानिक प्रविधि है, वैज्ञानिक टूल्स है, ठीक है। तो ऐसे अवलोकन में ठीक है, तो तथ्यों का तटस्थ अवलोकन जो है हम देखें तो अवलोकन के में अध्ययनकर्ता ने के अपने विचार अथवा पूर्वाग्रह का कोई महत्व नहीं होता है ना। यदि कोई अवलोकन करता है, ठीक है, और वह अध्ययन कर रहा है तो उसमें उसके जो विचार हैं, उसके जो पूर्वाग्रह हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता है। और सहभागी तथा असहभागी अवलोकन वे प्रमुख प्रविधियां हैं जिसके द्वारा तथ्यों को उनके यथार्थ रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। यदि हम अवलोकन करते हैं तो सहभागी अवलोकन होता है और असहभागी अवलोकन होता है। सहभागी मतलब कि जब हम किसी भी घटना को जब उसका अवलोकन करते हैं तो वह अवलोकन जो होता है वहाँ पे भाग लेकर उस जगह पर जाकर जब हम उसके आकलन करते हैं तो वह सहभागी होता है। लेकिन वही चीज़ को, उसी घटना को जब हम वहाँ पे नहीं जाते हैं और किसी लिखित के माध्यम से, किसी मीडिया के माध्यम से, कहीं समाचार पत्र के माध्यम से जब उसका हम अवलोकन करते हैं
तो वह घटना जो है आपका अवलोकन कहलाएगा। लेकिन जब हम उसमें अपने विचार और अपने पूर्वाग्रह को नहीं इंक्लूड करेंगे तो ठीक है, तो इसीलिए अवलोकन जो होता है आपका सहभागी होता है और असहभागी होता है और एक अर्ध सहभागी होता है। तो इसका हम लोग जो है अनुसंधान की पद्धति में अच्छे तरह से देखेंगे कि अवलोकन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा तथ्यों को उनके तथ्य के रूप में देखा जा सकता है। प्रत्येक रूप में किए गए अवलोकन से जो तथ्य प्राप्त होता है उसकी सहायता से किसी भी समस्या अथवा व्यवहार की वास्तविकता को समझना संभव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है समाजशास्त्र में तथ्यों का विश्लेषण तथा वर्गीकरण किया जाता है ना। समाजशास्त्र में जो है तथ्यों का विश्लेषण करते हैं तथा उसका वर्गीकरण भी किया जाता है। समाजशास्त्र से संबंधित अध्ययन तथ्यों का निरीक्षण तथा उनके संग्रह मात्रा सीमित न होकर उनके विश्लेषण और वर्गीकरण से भी संबंधित होता है। ठीक है, अर्थात तथ्यों का हम लोग निरीक्षण करते हैं और उसको विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने के बाद हम लोग उसका वर्गीकरण भी कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि अवलोकन के द्वारा जो तथ्य प्राप्त होते हैं उन्हें विभिन्न वर्गों में इस तरह विभाजित किया जाता है जिससे एक एक वर्ग में समान प्रकृति के तथ्यों का समावेश हो जाए। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखें तो विवाह विच्छेद से सभी कारणों को ज्ञात करने तथा कारणों को एक एक करके वर्ग में रखकर उनके ज्ञात किया जा सकता है। किसी समूह में विवाह विच्छेद का सर्वप्रमुख कारण क्या है ना। अर्थात यदि हम देखें तो विवाह विच्छेद का सभी कारणों को ज्ञात करना है ना, और समान कारणों का एक एक वर्ग में रखकर यह ज्ञात किया जाए किसी समूह में विवाह विच्छेद का सर्वप्रमुख कारण क्या है ना, कि विवाह विच्छेद यदि हो रहा है तो कारण क्या है। ठीक है, कि वर्तमान समय में या पहले के समय में विवाह विच्छेद तो होते नहीं थे, लेकिन वर्तमान में क्या कारण है कि विवाह विच्छेद हो रहे हैं। निरक्षर की वजह से या बहुत अधिक साक्षर की वजह से या आर्थिक कारण की वजह से या स्वास्थ्य की वजह से भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं। तो इन सभी का पहले हम लोग तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, फिर वर्गीकरण करते हैं और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष देते हैं कि ये कारण से इस विवाह का जो है ना विवाह विच्छेद हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है। जो समाजशास्त्र है वह क्या है का वर्णन करता है। ठीक है, तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में देखना विज्ञान का एक प्रमुख तथ्य है ना। तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में देखना विज्ञान का एक प्रमुख तत्व है जो समाजशास्त्र में पूर्णतः विद्यमान है ना, जो समाजशास्त्र में पूर्णतः विद्यमान है। समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक घटनाओं को उनके वास्तविक रूप से देखना है ना। समाजशास्त्र जो है वह किसी भी घटना को वास्तविक रूप में देखना उसका यह कार्य होता है, न कि उस रूप में जैसा कि हम उसे देखना चाहते हैं, है ना। अर्थात वह हमारे विचारों से नहीं बल्कि उस घटना में क्या वास्तविकता है वह हमें बताना चाहता है, न कि हम उसे अपने जैसा देखना चाहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो बाल अपराधियों का अध्ययन करते हैं तो हमारा उद्देश्य बाल अपराध से संबंधित केवल वास्तविक तथ्यों को ही प्रस्तुत करना होता है ना। जब हम बाल अपराधी का अध्ययन करते हैं तो हमारा उद्देश्य बाल अपराध से संबंधित केवल वास्तविक तथ्यों का ही प्रस्तुत करना होता है।
ठीक है, यह नहीं कि बाल अपराध होना चाहिए या नहीं, है ना। मतलब कि हमारे ये कार्य नहीं है कि बाल अपराध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारा समाजशास्त्र में ये कार्य है कि उसका वास्तविक तथ्य क्या है उसको प्रस्तुत करना है ना। ठीक है, बाल अपराध न हो तो समाज कितना अच्छा बन जाता है। आज यह है कि समाजशास्त्र में व्यक्तिगत विचारों अथवा आदर्श कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है। यहाँ जो भी है आपका वास्तविकता का ही एक आधार होता है। ठीक है, कार्य कारण के संबंध को स्पष्ट भी करता है ना। कार्य कारण का जो संबंध है उसको भी स्पष्ट करता है कि प्रत्येक घटना जब घटता है तो कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, वह स्वतः घटना नहीं घटता है। तो उसके पीछे के कारण को जानना। और एक समाजशास्त्री किसी सामाजिक घटना की प्रकृति को देखने के बाद उसे उसी रूप में तो नहीं छोड़ देता, है ना। सामाजिक घटना की प्रकृति को देखना, है ना, और उसके कारणों को ढूंढने का प्रयत्न करता है ना, कि आखिर जो समाज में घटना घटी है वह किस कारण से घटा हुआ है ना, कारण क्या था उसका भी ढूंढने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो भारत में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार तथा रूढ़िवादिता हमारे कुछ विशेष सामाजिक समस्याएं हैं, है ना। भारत में जो है भ्रष्टाचार और रूढ़िवादिता जो है बहुत अधिक समस्या का कारण है। तो इन समाज शास्त्रियों केवल इन समस्याओं की प्रकृति का ही अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि इनकी समस्या किन कारणों से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार का कारण क्या हो रहा है इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं, है ना। और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को उस समस्या के किन रूप में उसकी सीमा तक प्रभावित किया रहा है ना, कि जो भ्रष्टाचार से जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो किस सीमा तक प्रभावित मानवीय जीवन को कर रहा है। ठीक है, अर्थात कोई भी घटना को हम देखें तो कार्य कारण संबंध के आधार पर भी स्पष्ट करते हैं। तो ये जो कारण है ये आपका कार्य कारण संबंध जो है वो आपका एक वैज्ञानिक पद्धति है ना। तो ये पद्धति हम देखें तो हमारे समाज में भी लागू होती है। ठीक है, छठा जो है आपका समाजशास्त्रीय सिद्धांत परीक्षण व पुनर्परीक्षण का योग होता है। ठीक है, तो यदि हम देखें तो सिद्धांतों की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उनकी पुनर्परीक्षा करना आवश्यक होता है। ठीक है, यदि कोई भी घटना है, कोई भी परीक्षण है तो उसके सत्यता को प्रमाणित करने के लिए हम लोग पुनः परीक्षण करते हैं, है ना। यदि मान के चलिए कोई भी जब हम प्रयोग करते हैं तो एक बार प्रयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, दूसरे बार करते हैं तो भी वो उतना ही रिजल्ट आता है। यदि हम तीसरे चौथे पांचवी बार भी यदि हम परीक्षण करते हैं और सेम रिजल्ट जितने पहले बार हम परीक्षण किए थे और वो इतना ही प्राप्त होता है, और जब हम 10वीं बार प्रयोग करते हैं तब भी वो उतना ही उसका रिजल्ट आता है, तो वह जो है आपका पुनः परीक्षण होता है। ठीक है, तो सेम रिजल्ट जब आता है तो इसी परीक्षण को हम लोग वैज्ञानिक पद्धति भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समाजशास्त्र में भविष्यवाणी की क्षमता। ठीक है, कहता है कि समाजशास्त्र का कार्य केवल वर्तमान घटनाओं को ही व्याख्या करना ना होकर वर्तमान के आधार पर भविष्य की संभावित प्रविधियों को भी स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो स्त्रियों की निम्न परिस्थिति के आधार पर इस बात की भविष्यवाणी की जाती है कि यदि यह समस्या ऐसी ही रही तो पारिवारिक विघटन, सामाजिक चेतना का अभाव तथा अंधविश्वास में वृद्धि करके प्रमुख परिणाम होंगे। ठीक है, अर्थात जो समाजशास्त्र है वो भविष्यवाणी भी करने की इसमें क्षमता प्रबल होती है। ठीक है, यदि कहता है कि समाज में यदि स्त्रियों की स्थिति इसी प्रकार से निम्न रही, है ना, तो भविष्य में
जो है समाज की क्या स्थिति होगी, क्या समाज सही रहेगा, कि समाज विघटित होगा, है ना, कि समाज में चेतना के अभाव है ना, कि आपका अंधविश्वास के कारण महिलाओं का जो स्थिति है वह निम्न है ना। तो इन कारणों को हम देखें तो क्या होगा, है ना, भविष्यवाणी भी कर सकता है कि यदि यही स्थिति रही तो महिलाएं जो है समाज के लिए, है ना, नाम मात्रा के रह जाएंगे। ठीक है, आज यदि हम देखें तो जो स्थिति बनी हुई है ना, जो भ्रूण हत्या है ना, लड़कियों को मारा जाता है विवाह होने के बाद भी, है ना, तो यदि यही स्थिति रही तो आने वाला समय में कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी परिवार जो है लड़कियों को जन्म देना नहीं चाहेगा, है ना। तो ये जो समाजशास्त्र है वो भविष्यवाणी करने का भी कोशिश करता है, और यह समाज को जो समस्या होती है, जो पारिवारिक विघटन, उससे भी इसका उपचार करता है कि समाज में इस तरह से होता रहेगा तो आने वाले समय जो है समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिश्राप बनकर उद्भव होगा, है ना। तो चाहे वह विज्ञान प्रकृति हो अथवा सामाजिक, या दोनों जो है विज्ञान के रूप में आते हैं, है ना। समाजशास्त्र जो है यह भी एक विज्ञान ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखें कि समाजशास्त्र में भी जो है आपका निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, है ना, ये सारी क्रियाएं, पद्धतियां पालन होती है। ठीक है, तो आज की चैप्टर हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जब भी हम समाजशास्त्र से रिलेटेड नया वीडियो बनाएं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और उसका आपको बेनिफिट मिले। धन्यवाद।